हेलो एवरीवन, वेलकम इन द क्लास। आप सभी का क्लास में भरपूर तरीके से एकदम बहुत अच्छे तरीके से स्वागत है। तो दोस्तों, केवीएस एनवीएस जीएसए की एग्जाम डेट आ चुकी है कि 27 मार्च को आपका टीयर 2 का एग्जाम है, जिसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। और वो जो 10 क्वेश्चन है वो सबकी नाक में दम करे बैठे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव की आदत नहीं है, जो केवल ऑब्जेक्टिव से ही अपने एग्जाम को चाहते थे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से ही आज तक उनका पाला पड़ा है, डिस्क्रिप्टिव से उनका आज तक कोई वास्ता नहीं था। तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि वो क्वेश्चंस कहाँ से तैयार करें, वो कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कैसे वो उसको पढ़ें। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि डिस्क्रिप्टिव में क्या आने वाला है, क्या पूछा जा सकता है। सब बस पॉसिबली क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको। देखो, डिस्क्रिप्टिव में सबसे नॉर्मल जो चीज़ है जो पूछी जाती है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने जीएससी के लिए अप्लाई किया, तो सेक्रेटरी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि वो किसी तरह से ड्राफ्टिंग का काम अच्छे से कर ले, एप्लीकेशंस लेटर्स को लिखना, लीव के लिए एसेज वगैरह, उसकी राइटिंग स्किल देखी जाती है कि वो किस तरह से लेटर वगैरह लिखता है, वो किस तरह से इन चीज़ों को मेंटेन करता है। क्या उसको जब जब उसको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में, वो कितनी जल्दी से अडेप्ट कर लेगा, या वो अगर उसको ट्रेनिंग भी नहीं मिली तो वो कितने कम समय में चीज़ों को अडेप्ट कर लेगा और हेल्पफुल तरीके से काम करेगा, अपनी ड्यूटी को अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटी निभाएगा। तो उस इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस में कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है कि आपको जीएस, रीजनिंग एंड आपको कंप्यूटर, ये आपको सिलेबस दे दिया। लेकिन वो पर्टिकुलर वो 60 क्वेश्चंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, डिस्क्रिप्टिव के लिए कहीं पे नहीं लिखा कि क्या पूछा जाएगा। तो सभी पॉसिबली मान के इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर पढ़ ले, वो जीएस में से पढ़ ले कि किस तरह के क्वेश्चन आ जाए, क्या पता, कौन जाने, पिछले पुराने क्वेश्चन उठा के देख रहे हैं। बट द पैटर्न इज़ न्यू। जो भी पैटर्न है वो नया पैटर्न है, बिल्कुल पुराने वाले एग्जाम क्वेश्चन पे बेस्ड नहीं है। वो अब नए तरीके का एक तरह से पैटर्न बनाया उन्होंने। तो हो सकता है इस ड्यूटी के लिए वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। ऑल्दो मैंने उसमें पर्टिकुलरली वैसे क्वेश्चन भी रखे हैं, बट चलो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, बने रहना दोस्तों। तो या पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब एनी फोर वन मोर थिंग। कि जो आपका पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल होगा, किसी एक लैंग्वेज में आपको आंसर लिखने होंगे। बट मैं ये कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश में अगर कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में कीजिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको हिंदी में नहीं पता होंगे, आपको वो प्रॉपर ट्रांसलेट करके लिखने होंगे। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में भी कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, आपको संविधान लिखना होगा। तो इसलिए, क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेज है तो आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज़ भी करते हैं अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा सा बस सेंटेंस का गेम है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्राइब एनी फोर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखो, जो ये हमारा, वेट अ मिनट, समथिंग इज रॉन्ग विद माय ग्राफिक्स टैबलेट, या लिखा हुआ है डिस्क्राइब एनी फोर फंडामेंटल ड्यूटीज। फोर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल बेसिक्स या मूल कर्तव्य, जो कर्तव्य है उनके बारे में इसमें पूछा जा रहा है। ऑफ इंडियन सिटीजन्स एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, चार के बारे में बताना है। आपको पता है बहुत सारे, तो इसलिए आपको सबसे पहले आपकी चीज़ क्या होगी कि आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। मीन्स ये बेसिक स्ट्रक्चर से ले लिया, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि संविधान में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। आपने जैसे बेसिक चीज़ें जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक, डीपीएसपीज हो गया, डीपीएसपी, ठीक है, यहाँ से कुछ प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड ले लो, ठीक है, कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड ले लो। तो उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पॉसिबली, क्योंकि ये पिछले साल आए हुए कुछ उस तरह के। अब आपका सबसे बड़ा डाउट ये रहेगा कि भाई लिखना कितने वर्ड्स में है, कितने में लिखोगे। जितने में वो क्वेश्चन जैसे पूछा गया, जितने में बात खत्म हो जाए बस उतने में लिखो। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई लिमिट्स नहीं दी गई है आपको कि इतने उसमें लिखो। अगर वो देंगे तो 75 वर्ड्स मिनिमम देंगे, क्योंकि चार क्वेश्चन, चार चार मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 75 टू 100 मे बी इतना दे सकते हैं। तो आप देख लो कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे इंक्लूड टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स
that inspired the freedom struggle to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so. These duties remind citizens that rights and responsibilities go together and promote a spirit of discipline and patriotism. अब ये चार यहाँ पे लिखे हुए हैं. वेल, ये जो मैंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी पॉइंट से नहीं है, पॉइंट वाइज नहीं बनाया गया, वो सब थोड़ा ऐसे ही मेस्ड अप है, बिल्कुल मिला हुआ है, मिक्स्ड है. तो इसको क्या होगा कि आप ऐसे पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा. ठीक है, ये जो अभी आपको सामने दिख रहा है ये जस्ट बहुत जल्दी बनाया है, तो इतना टाइम नहीं था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पॉइंट डालना, पॉइंट वाइज लिखना. आप उसको 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इस तरह से पॉइंट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं, वो हो जाएगा. आप इसको डेफिनेशन में लिखना, पहले डिफाइन करना डेफिनेशन, एंड देन डेफिनेशन के बाद जो इसमें पूछा गया है द 4 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, ऐसे करके लिख देना, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब प्रियम्बल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रस्तावना हिंदी में बोलते हैं जो, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी सिग्निफिकेंस बताइए क्या है. तो आपको पहले तो हिंदी में, आप बेसिकली बेसिक सी नॉलेज है, हिंदी इंग्लिश का क्या मतलब, वो तो लैंग्वेज है, बेसिक सी चीज़ है कि आपको प्रियम्बल पता होना चाहिए कि प्रियम्बल करता क्या. द प्रियम्बल स्टेट्स द सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वी द पीपल ऑफ इंडिया, द आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरेन, socialist, secular, and democratic republic, thus defining the political nature of the state. The preamble acts as a guiding light for interpretation of other provisions of the constitution. Though it is not justiciable in itself, it reflects the aspiration and values of the people at the time of independence. अब कुछ मेन पॉइंट जैसे यहाँ पे it is not justiciable, पहला पॉइंट ये, इसको एक मिनट दूसरा कलर ले लेता हूँ. जैसे है ना, दिस इज नॉट जस्टिसेबल, अब ये जस्टिसेबल नहीं है, दिस इज द मेन पॉइंट, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. लिखा हुआ है कि इंडियन स्टेट सच एज, ये लिखा हुआ है, ये वाली जो लाइन है, फ्रेटर्निटी से यहाँ तक, सच एज जस्टिस फ्रेटर्निटी. एक मिनट हाईलाइट कर देता हूँ मैं, आसान रहेगा, ये है ना. तो ये वाली ऐसी ऐसी चीज़ें आप याद करो. आपको पूरी तरह से ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं पूरी तरह से, बस जो उसके मेन मेन पॉइंट्स है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, वो लिख दीजिए आप, सिंपल. अरे आपको 4 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, काफ़ी है, 3.5 की आप कोशिश करना, लिखना पूरा 4 की तरह. तो व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो अभी आया ना, असहयोग आंदोलन था, गांधी जी ने जो चलाया था, तो उसके बारे में क्यों चला था, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो बस कथा आपको लिखनी है इसके अंदर. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 अंडर द महात्मा गांधी, मेनली ड्यू टू एंगर अगेंस्ट द रोलेट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग मैसेकर, विच शोड द रिप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल. अब देखो इसमें सब चीज़ें बता दी ना, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके अगेंस्ट थी ये सब चीज़ें, रिप्रेसिव फेस था ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट, द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द ग्रैंड डोमिनियन स्टेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड द डिसकंटेंट ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ तुर्की एंड द खलीफा ऑल्सो फ्यूल द मूवमेंट. अब देखो जो ये खिलाफत आंदोलन जो चला था ना, उसके बारे में भी लिख देना कि खिलाफत आंदोलन था, खलीफा इसके बारे में था, वो गांधी जी ने चलाया था. तो गांधी गेव द कॉल टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, लॉ कोर्ट्स एंड स्कूल्स एज अ नॉन वायलेंट मेथड टू वीकन ब्रिटिश अथॉरिटी. द मूवमेंट टर्न द कांग्रेस इनटू अ मास ऑर्गेनाइजेशन, दो इट वाज विथड्रॉन आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट. अब ये इंसिडेंट भी आपको पता होना चाहिए. तो कुछ मेन मेन पॉइंट्स है, आपको पता होना चाहिए. एंड जस्ट दिस इज ओनली फॉर द जीएस सब्जेक्ट. अगर ऐसा पूछा जाता है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक्यूरेटली पता होगी, लेकिन उसके आसपास की चीज़ों से जोड़ के डॉट्स बना के कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, आपके बस हो जाएगा, आपका इतने में हो जाएगा. एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. रीजनल इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक विकास है, उसको रोकने में जो कुछ समस्याएं हैं, उनके 4 ऐसी समस्याओं के बारे में आपको लिखना है. जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर्स लाइक कॉलोनियल पॉलिसीज. फर्स्ट वन, कॉलोनियल पॉलिसीज क्रिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ फ्यू पोर्ट सिटीज. ठीक है, लीविंग मैनी रीजन्स एग्रेरियन एंड बैकवर्ड, डिफरेंशियल अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली मिनरल्स एंड वाटर. कुछ चीज़ ऐसी थी जो कम पड़ गई, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज थे, क्या क्या, मिनरल्स,
water led to uneven industrial growth. Inadequate infrastructure such as roads, railways, and power in some states discourage private investment. Political will and quality of governance also differ across states, affecting implementation of development programs and creating regional imbalances. अब इसमें ये चीज़ें बताई गई है जो हिस्टोरिकल फैक्टर जो पहले से कॉलोनियल पॉलिसीज चलती आ रही थी, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन बना दिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेके पोर्ट सिटीज़ के साथ में। कैसे जो पोर्ट सिटीज़ थी उनको छोड़ दिया इन सब चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें थी। हर किसी के पास देखो, हर एक स्टेट के पास, हर एक रीजन के पास प्रॉपर चीज़ें नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो ये कमी के बारे में पूछ रहा है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हम आर्थिक विकसित हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि रिसोर्सेस कम थे, हर जगह पे सेम सेम रिसोर्सेस नहीं थे। नेचुरल रिसोर्सेस स्पेशली मिनरल वाटर लेड टू अनइवन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब जो मिनरल वाटर है उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, मिनरल वाटर पीने वाला नहीं, मिनरल्स एंड वाटर अलग अलग, खनिज, दिस इज द खनिज जो खाते हैं हम, जैसे वाइटामिन्स वगैरह वगैरह और जो भी ज़मीन से निकलते हैं उन सब के बारे में। एंड वाटर लेड टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इसका क्या हुआ कि कहीं तो ग्रोथ ज़्यादा हो गई, कहीं ग्रोथ कम रह गई, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा मिनरल्स थे, वाटर था, कहीं पे ज़्यादा रिसोर्सेज थे, कहीं पे कम। इन एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, कहीं पर रोड्स नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आप गांव में रहते हो, शहर से गांव तक कोई रोड नहीं बनी हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है हमारे पास, सच एज रोड्स। रेलवेज नहीं है, कनेक्शन नहीं है। पावर इन सम स्टेट्स, कहीं पे पावर नहीं है। अब कुछ इंडस्ट्रीज चलती है ना पावर से, नहीं है भैया, कहीं कहीं है नहीं। डिस्करेज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, उसको डिस्करेज किया गया। कैसे? जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स है, क्योंकि इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करती है, वो किस तरह से करती है, पर्टिकुलरली जैसे जीडीपी में होता है, पर्टिकुलरली ग्रोथ करके हम ऐसे इकोनॉमिकल ग्रोथ ला सकते हैं इंडिया के अंदर। तो सेम वही चीज़ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया गया। जैसे आप और हम करने लगे बिजनेस तो नहीं कर सकते। कहीं कहीं पॉलिटिकल विल एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटिकल विल बहुत ज़्यादा थी, नेताओं ने अपना दबदबा बनाया। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ऑल्सो डिफर अक्रॉस स्टेट। क्वालिटीज भाई, गवर्नेंस की भी तो क्वालिटी है कि कहीं की सरकार कैसी है, कहीं की कैसी है। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन अक्रॉस स्टेट्स अफेक्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड क्रिएटिंग रीजनल इम्बैलेंस। तो जो इम्प्लीमेंट था डेवलपमेंट का, जो विकास की जो छाप थी, उसको भाई कहीं ना कहीं कमजोर करा। जो प्रोग्राम्स थे उनको रोका गया कि नहीं नहीं, यहाँ तो पैसे देके हमने अपना काम कर लिया, आप नहीं कर सकते। किसी की सोच अच्छी थी, किसी की सोच पैसा कमाने की थी। तो विकास करना और पैसा कमाना दोनों अलग अलग चीज़ें। एंड क्रिएटिंग रीजनल इम्बैलेंस, इसी वजह से जो हमारे क्षेत्रीय जो ऐसे हुई ना असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन, वो इस तरह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मानसून इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर एग्रीकल्चर। तो भारत की जो कृषि है उसको जो मानसून है वो किस तरह से प्रभावित करता है। मोस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज रेन फेड, ज़्यादातर इंडिया में बारिश से ही कृषि होती है। सो द टाइमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून डिसाइड सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, कॉटन एंड पल्सेस। साउथ इंडिया में जो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट, इन सब जगहों पे चावल, सूत, कॉटन, सूती कपड़ा, सूत वगैरह जो होता है, पल्सेस, दालें, ये सब चीज़ें होती हैं। इनका मेजर जो पार्ट है वो सब मेजर क्रॉप्स जो है वो ये वाली क्रॉप्स है वहाँ पे। नॉर्मल मानसून लीड्स टू गुड प्रोडक्शन, जैसे नॉर्मल बारिश होती है तो अच्छा प्रोडक्शन होता है। हायर रूरल इनकम्स एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो क्या होगा, हायर रूरल इनकम्स होगी, बारिश से क्या होता है, जैसे गाँव के अंदर बारिश होगी, खेत में फसल होगी, तो क्या होगा, वो फसल बिकेगी, पैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, होगी नहीं होगी, कि सबकी ग्रोथ एक साथ होगी। वाइल अ वीक और डिलेड मानसून रिजल्ट्स इन ड्रॉट, जब क्या होगा कि या तो बहुत कम बारिश हो या देर से बारिश हो, तो उसमें क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, होगा ही, सिंपल सी बात है। क्रॉप फेलियर एंड इन्फ्लेमेशन इन फूड प्राइसेस, फसल जो होगी वो फेल हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, फूड प्राइसेस उन पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। भाई अगर आपके पास किसी चीज़ की फसल है, जैसे आपके पास वो कम है, तो आप उसको ज़्यादा कीमत पे बेच सकते हो अगर उसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, सिंपल सी चीज़ है। स्पेशल वेरिएशन इन रेनफॉल ऑल्सो कॉजेज सम रीजन्स टू बी फ्लड प्रोन। अब बहुत ज़्यादा होती है जैसे बारिश, तो क्या होता है, वहाँ पे बाढ़ आ सकती है, तो फसल बह जाएगी, पानी जो होगा, मिट्टी जो होगी ज़्यादा गीली हो जाएगी, पोटेशियम नाइट्रोजन उसका बह जाएगा, तो वो फसल उगाने लायक तो नहीं बचेगा। एंड अदर ड्रोट प्रोन इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप चॉइसेस एंड इरिगेशन नीड्स। ठीक, दस डिपेंडेंस ऑन मानसून मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज रहता है उसी तरह से फसल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये बता दिया कि मानसून इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है इंडियन एग्रीकल्चर को, ज़्यादा होगी ज़्यादा, वो कम होगी कम। सो मैनी थिंग्स, बस सोच के लिखना एग्जाम में। नेक्स्ट, अब ये 10 क्वेश्चन है ऐसे जो जीएस के चलेंगे। 10 देन 10 to 20 क्वेश्चन जो होंगे वो
कंप्यूटर के होंगे, एंड देन मैंने कुछ और ड्राफ्टिंग वाले क्वेश्चंस भी रखे इसमें, और ऐसे ही रोज रोज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देख लेना क्वेश्चंस। मेंशन एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। ऐसे 4 कदमों के बारे में बताओ जो भारत की सरकार ने उठाए हैं डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। ये तो काला धन बचाने की ट्रिक थी वैसे। इट्स ओके। द गवर्नमेंट लॉन्च द यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस, यूपीआई, यूनिफाइड। आपको इसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म आपको एक्रोनिम पता होना चाहिए कि आपको इसका एक्रोनिम क्या है। यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टू इनेबल स्टैंड इंटरऑपरेबल बैंक ट्रांसफर यूजिंग मोबाइल फोन्स। यूपीआई क्यों आया था? इंस्टेंट करने के लिए, पैसा जैसे इंस्टेंट इनेबल हो जाए, चला जाए तुरंत। इंटरऑपरेबल बैंक ट्रांसफर्स, एक बैंक से दूसरे बैंक में ऐसे ही पैसा सेंड कर सके। ट्रांसफर यूजिंग मोबाइल फोन्स, आपको पैसा सेंड करना है, भेज दो, लेना है ले लो, यूपीआई से होता है। स्कीम्स लाइक भीम ऐप प्रमोशन एंड कैशबैक इंसेंटिव्स इनकरेज कॉमन पीपल टू यूज डिजिटल मोड्स। अब जो कॉमन पीपल थे उनको इनकरेज किया गया कि आप डिजिटल मोड्स में जाइए, बार बार आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। द जन धन आधार मोबाइल जैम, आपको याद होना करना होगा, ये एक्रोनिम है, ठीक है। जन धन आधार मोबाइल कॉल्ड जैम, चक्का जैम। ट्रिनिटी लिंक्ड बैंक अकाउंट्स आइडेंटिटी एंड फोन्स मेकिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉनिक पे आउट्स ईजियर। तो बहुत सारी चीजें थी, आइडेंटिफाई एंड क्या बोला है इसने, ट्रिनिटी लिंक बैंक अकाउंट्स, देखो क्या हुआ, बैंक अकाउंट्स को लिंक किया, आइडेंटिटी को लिंक किया, फोन को लिंक किया। 3 चीजें होती है ना, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। जैसे आपका जब केवाईसी होता है तो वहां पे ये चीजें लगती है। मेकिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉनिक पे आउट्स ईजियर, चीजें आसान कर दी बहुत ज्यादा यूपीआई ने। तो ये जो डिजिटल पेमेंट्स था, आपको इसी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, एनपीसीआई ने जैसे अभी रोड पे जैसे जाते हैं तो आपका जैसे चालान कटता है या फिर आपको अपना रोड का टैक्स देना हो, तो वो भी ऐसे डिजिटल तरीके से हो जाता है। तो आप वो चीज़ भी इसमें लिख सकते हैं। मेकिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉनिक पे आउट इजियर, रेगुलेटरी चेंजेस सच एज जीरो एमडीआर ऑन रूपे एंड यूपीआई फॉर स्मॉल मर्चेंट्स एंड प्रमोशन फॉर क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट्स हैव ऑल्सो एक्सपेंडेड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। तो कम चीज़ों के जैसे छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स करनी हो, स्मॉल मर्चेंट्स हैं, दुकान वाले हैं छोटे, है ना, तो प्रमोशंस के लिए वो यूपीआई यूज़ करते हैं। बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए सच है जीरो एमडीआर और रुपए, तरह तरह की चीज़ें, बस थोड़ा नॉलेज से करके लिख देना, हिंदी में इंग्लिश में एज यू विश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या है? 2014 में जो बना, 2015 सॉरी, नोट 14, 2015 में जो हमारा योजना आयोग था उसको बदल के नीति आयोग कर दिया था। आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन था, देन इट वाज चेंज इनटू नीति आयोग। ओके, नीति आयोग इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी थिंक टैंक विच रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन 2015। इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव एंड competitive federalism by involving states in the policy making process through the governing council. Niti Aayog provides strategic and long term policy inputs, monitor implementation of programs and encourages innovation through initiative like Atal Innovation Mission. It focuses more on guidance and coordination than on allocation of plan funds. मतलब मीनिंग क्या? नीति आयोग जो था गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, थिंक टैंक पॉलिसी है, जिसमें चीज़ें सोची जाती है कि किस तरह से देश को विकसित किया जाए, किस तरह से देश के हित के लिए कब कब क्या क्या पॉलिसीज़ लानी चाहिए, और वो पॉलिसीज़ किस तरह से देश, जैसे पॉलिसीज़ को फॉलो करके किस तरह से हम इकोनॉमिकल ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया का, उस तरह से। और इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सेंट्रल इन्वॉल्व होता है, हर कोई, पूरी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। और जैसे आपका बजट निकलता है ना, बजट से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे पहले के टाइम पे जैसे बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया बैंकों को, एंड बहुत सारी भुखमरी से बचने के लिए युद्ध से रिलेटेड, और जैसे वो था नसबंदी वाला था वो, क्या बोलते हैं उसको, फैमिली प्लानिंग, या फैमिली प्लानिंग वाला जो रूल था वो इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था। सो मैनी थिंग्स, वो सब चीज़ें सब बदल के वो प्लानिंग जो 5-5 साल का था उसको हटा के ये कर दिया परमानेंट, हटाओ, काम खत्म, नीति आयोग चलेगा, फिनिश। 5-5 साल की कोई गारंटी नहीं है अपने को। नीति आयोग प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी इनपुट, देखा, लॉन्ग टर्म, नॉट द ओनली फॉर 5 years, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड इनपुट्स। मॉनिटर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, जो मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन है उनको मॉनिटर करता है कि क्या क्या चीज़ें करी जा रही है देश के अंदर। एंड एनकरेज इनोवेशन, जो इनोवेशन होती है उसको इनकरेज करता है, किसके थ्रू? इनिशिएटिव लाइक, कुछ पहल होती है, इनिशिएटिव मतलब पहल, लाइक अटल इनोवेशन मिशन, जैसे हमारे पास अटल इनोवेशन मिशन है, वो एक पहल हो गई, उसके थ्रू हो गया। और भी था दीनदयाल उपाध्याय की एक वो थी, उसके थ्रू हो गया, और भी सो मेनी थिंग्स। इट फोकसेस मोर ऑन गाइडेंस एंड कोऑर्डिनेशन देन द एलोकेशन ऑफ प्लान फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एंड इट्स इंपोर्टेंस। बेसिक चीज़ है बट आ सकती है भाई, पूछा जा सकता है।
पूछा भी गया पहले। ग्रोस डोमेस्टिक, पता नहीं आपको जीडीपी क्या होता है? जैसे आप कुछ काम करो और आप अपना काम करके किसी तरह से आपने बिजनेस कर लिया छोटा मोटा, उसी में आप अपना पैसा लगा रहे हो और आप उससे इन्वेस्ट करके आप उससे प्रॉफिट भी कमा रहे हो, तो आपका विकास हो रहा है। वो आपका विकास अगर एक देश के अंदर सीमा के अंदर हो रहा है वो विकास, तो मीन्स वो कंट्री का विकास हो रहा है। आप विकसित होंगे, क्या आसपास वाले विकसित होंगे, आपको पब्लिक को सर्विस मिल जा रही है, आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है, धीरे धीरे करके ऐसे आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो। जिस ग्रोथ जो आप ग्रोथ कर रहे हो उसी ग्रोथ से आप जाके मार्केट में इन्वेस्ट करके फिर से आप भी तो एक सेलर हो या बिजनेसमैन हो, तो आप भी तो कहीं इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदोगे, वस्तु का विनिमय आदान प्रदान तो होगा। तो आप वहाँ पे जब पैसा देंगे तो वो पैसा किसके पास जाएगा? टैक्स के रूप में वो कंट्री के पास जाएगा और कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे आप जीडीपी अब समझा सकते हो। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, आ गया ना, पैसों के बारे में आ गया ना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। देश की सीमा के अंदर कमाई गई जो भी चीज़ें हैं, करा गया जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस है, वो सब इन अ गिवन पीरियड, जो भी आपको टाइम दिया गया। जैसे एक साल के अंदर कितनी जीडीपी बढ़ी, तो एक साल के अंदर जितने भी लोगों ने बिजनेस किया और वो काम करा, वो सब चीज़ आ जाएगी। यूजुअली 1 ईयर, हाँ ये लिखा हुआ है यूजुअली 1 ईयर। देखो मैंने पढ़े नहीं है क्वेश्चन। इट इंडिकेट्स द ओवरऑल साइज एंड हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमिक एंड इट इज यूज टू कंपेयर ग्रोथ रेट्स ओवर टाइम और बिटवीन कंट्रीज। गवर्नमेंट्स यूज जीडीपी ट्रेंड्स टू फ्रेम फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। याद रख लेना कि जीडीपी ट्रेंड्स करती है, क्या करती है? टू फ्रेम फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज सच एज डिसाइडिंग टैक्स एक्सपेंडिचर लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स राइजिंग पर कैपिटा। जीडी जनरली सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन एवरेज इनकम दो इट डज नॉट फुली कैप्चर इनइक्वालिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे देखो क्वालिटी का और इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, इससे इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है इसका? जीडीपी जनरली सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन एवरेज इनकम, समझ रहे हो ना, कि यह है जीडीपी जो है जनरली सजेस्ट करता है कि इंप्रूवमेंट हो जाए एवरेज इनकम में। आसपास जैसे 50 लोग रहते हैं गांव के अंदर, 500 रहते हैं, 1000 रहते हैं, 5000, तो एवरेज इनकम उनकी बराबर अच्छी होनी चाहिए, उनकी ग्रोथ अच्छे से होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो जीडीपी अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। अगर कमाई सबकी कम हो जाए तो क्या जीडीपी अच्छी चल रही है भाई? लिखा हुआ भी है इसमें सामने, साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपेयर यूज टू कंपेयर ग्रोथ रेट्स कितना ओवर टाइम एंड बिटवीन कंट्रीज, दो देशों के बीच की जीडीपी कितनी है, अपनी कितनी है बताओ, कितनी कंट्री हमारी, कितने ट्रिलियन है बताओ, कौन बताएगा? हम्म, है क्या कोई माई का लाल? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फॉर एक मिनट, हाँ यप यप, हाईलाइट, इट्स ओके हाईलाइट, ठीक है। क्वेश्चन, स्टेट फोर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है भाई? संघ है, जो संघ होते हैं हमारे, जैसे देश के जो राज्य है वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, एकता बना के। किसने करा था? किसने करा था हमारे सारे देश के राज्यों के एक साथ? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म डिवाइड पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स थ्रू यूनियन। तो जो पावर है ना, पावर, जो हमारी पावर है उसको डिवाइड करने का, पावर को जो डिवाइड करने का काम करता है ये फेडरलिज्म में जो होता है, क्या कि पावर सबके साथ रहेगी, सबके पास रहेगी, स्टेट में भी रहेगी, यूनियन में भी रहेगी, सबकी पावर मिक्स रहेगी। एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेफगार्ड दिस डिवीजन ऑफ पावर्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। Unlike classical federation, India has a strong center with powers like emergency provision and control over state recognition. Yet, the system allows representation of states in the Rajya Sabha and uses mechanisms like the Interstate Council to promote cooperative federalism. समझ में नहीं आया? फिर समझा देता हूँ भाई, कि आपके देश, आपके हमारे राज्य में कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, और कुछ पॉलिसीज़ बननी है हमारे यहाँ के लिए, तो आप उसको अकेले नहीं बना सकते, आपको पहले वो शेयर करनी पड़ेगी राज्यसभा में। आपको, आप थोड़ी करोगे शेयर, तो आपके जो लीडर है वो शेयर करेंगे आपके राज्यसभा में या लोकसभा में, चर्चा होगी उस पर पहले कि किस तरह से क्या होगा। अभी चर्चा क्यों हो रही है? फेडरलिज्म का मतलब हमारे यहाँ पे अलग है, नोट लाइक अमेरिका, नोट लाइक ब्रिटिश कॉलोनी, उनकी तरह नहीं है कि जैसे वो ले लेते हैं डिसीजन, उनका अलग अलग होता है, ऐसा हमारे यहाँ पे अलग नहीं है। टोरंटो अलग हो गया, कनाडा अलग हो गया, हमारे यहाँ पे नहीं है भैया ऐसे, हमारे यहाँ पे तो सब एक है, नाम से ही अलग है बस, चीज़ें शेयर्ड है, पावर शेयर्ड है, डिसीजन मेकिंग शेयर्ड है, कि एक साथ आप ऐसे एक साथ मिल के ले सकते हैं, ठीक है। कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी चीज़ को, उसको सोल्व कराने के लिए क्या होगा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ पे, कर लो भाई, सोल्व करो, तरीके से सोल्व करो, वही चीज़ है इसमें लिखी हुई। चलो नेक्स्ट,
Briefly described any four sources of revenue for the union government. The union government collects direct taxes such as income tax. जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट कौन सी भाई, एंड कोऑपरेटिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस को उनको कलेक्ट करता है यूनियन गवर्नमेंट, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट, इन दोनों को मिला के, विच आर मेजर रेवेन्यू सोर्सेस, तो जो सबसे ज़्यादा बड़े कमाई का साधन है भाई. इट लिवाइज इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स एंड कस्टम्स ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स. नॉन टैक्स रेवेन्यूज इंक्लूड डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम public sector enterprises and fees for various services. The union also borrows from the market through government securities, which forms an important part of its receipts. तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, अच्छा ये क्या है, सिक्योरिटीज़ क्या है, सिक्योरिटीज़ है ना एक लेखा जोखा होता है. जैसे मान लो आप किसी को लिख के दे दो, है ना, किसी को लिख के दे दो, घर के कागज़ दे दो आप, तो उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे. तो इसी तरह से सिक्योरिटीज़ होती है. गवर्नमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देती है. एक मिनट, द यूनियन ऑल्सो बोरोस फ्रॉम द मार्केट थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. हाँ, तो सिक्योरिटीज़ के थ्रू पैसा वैसा ले लेती है यूनियन. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तो बैंकों से ले लेते हैं. बैंक जैसे बैंक में आप सिक्योरिटीज़ जमा कर दो, बैंक आपको पैसा दे देगा. लेकिन उसी बैंक को अगर पैसा चाहिए हो तो वो कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, वहाँ पे सिक्योरिटीज़ जमा करेगा, बैंक उसको पैसा दे देगा रातों रात, जैसे होता है. वही चीज़ें हैं इस तरह से. नॉन टैक्स रिवेन्यूज इंक्लूडिंग में देखो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके सर के ऊपर जाएंगी. जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आए एग्जाम में, बस एक तरीका है लिखने का कि आपको मुद्दा पता होना चाहिए. नहीं भी पता तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे सर्विस टैक्स है, सेंट्रल शेयर होता है ना, इससे कस्टम ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट्स, कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं. जैसे कोई माल आया है दूसरे देश से या जा रहा है तो उस पर कस्टम ड्यूटीज़ लगती है. नॉन टैक्स रिवेन्यूज इंक्लूड डिविडेंड, जिन पे टैक्स नहीं लगता. वो कैसे रिवेन्यूज है जिन पे टैक्स नहीं लगता, वो है जी डिविडेंड, है ना, लाभ का हिस्सा. एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से जो प्रॉफिट होता है ना एंटरप्राइजेस को, एंड फीस फॉर वेरियस सर्विसेज लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन. खत्म भाई, आपके जो अभी 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं पूरे जीएस के. अभी 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड है. ठीक है, हो सकता है मैं इस क्लास को बीच में रोक दूं, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ और लंबी भी हो जाएगी क्लास बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना. ऐसे आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे. खाली मत बैठो बिल्कुल भी, लिखो, पढ़ो, समझो, बोलो, रटो, जैसे भी करना करो, क्योंकि एग्जाम में जाके खाली नहीं बैठना है, लिखना है कुछ ना कुछ. तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबको मालूम है. दैट कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, हाँ कर सकता है भैया, बहुत बड़े टास्क को, बहुत बड़ी वैरायटी के टास्क को वो परफॉर्म कर सकता है, वो भी हाई स्पीड से, विद एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता से, एंड रिलायबिलिटी, विश्वास के साथ. इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, सबको पता है कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अलाउइंग इट टू स्टोर ह्यूज अमाउंट. देखो कमाल की चीज़, पहले इसने बताया कि इसके पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है, ये तो पता ही दिया. फिर ये क्यों बताया, अलाउइंग इट टू स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म. ऐसे ही लिखना है, पहले बताना फिर उसका थोड़ा सा डेफिनेशन दे देना हल्का सा, कि स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म. कॉम्पैक्ट फॉर्म में वो बहुत बड़े डेटा को रख सकता है. कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड. जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन 100 बार पूछ लूँ, बार 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 थक जाओगे आप कि क्यों पूछ रहा है बार बार. कंप्यूटर नहीं थकता. तो रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड कैन वर्क कंटिन्यूसली, लगातार काम कर सकता है. आप नहीं कर सकते लगातार काम, मैं नहीं कर सकता लगातार काम, थक जाऊंगा, खाना पीना चाहिए होगा, उसे नहीं चाहिए, मशीन है ना, फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे घंटे के लिए. हाउएवर दे आर ऑटोमेटिक बट नॉट इंटेलिजेंट. ऑटोमेटिक है लेकिन बुद्धि नहीं है. अब तो आ गए, जी आई आ गया है, ए जी आई आ गया है, ए आई आ गया है. दे फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमंस एंड कैन नॉट थिंक ऑन देयर ओन. सोचेंगे भाई, कुछ सालों बाद सोचेंगे, सब सोचेंगे, अपने आप सोचेंगे सब. कुछ और साल रुक जाओ बस. कंप्यूटर की जो एक्रोनिम है वो भी लिख देना चाहे. कॉमन ऑपरेटेड मशीन, P for particularly used for टेक्निकल, क्या था ये, यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च. देखो राइटिंग बहुत टॉप है मेरी, मैं भी दिखाता हूँ राइटिंग. एजुकेशन रिसर्च, ठीक है, लिख देना एक्रोनिम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद सुटेबल एग्जांपल्स. तो सुटेबल एग्जांपल लिखो भैया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या है, क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में, क्या संबंध है इनका. हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सबको पता है हार्डवेयर तो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के.
लिख भी देंगे आप, तो फिजिकल components of a computer that you can touch, हम उन्हें ऐसे टच कर सकते हैं, such as keyboard, mouse, monitor, CPU, hard disk and printer. Software means the set of the program and instruction that tell the hardware what to do. जो हार्डवेयर को बताते करना क्या, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी हार्डवेयर है, लेकिन जो अंदर है, जो माइंड है, जो फीलिंग है, जो मन है, वो सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर में भी तो इस तरह के सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो बताता है कि आपको करना क्या, हाथ ऐसे हिलाना है, ऐसे हिलाना है। तो hardware what to do, examples including operating systems like Windows or Linux and applications of like MS Word, web browsers. Without software, hardware is just a collection of inactive electronic parts. अगर applications ना हो, ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर ना हो, तो ये जो जो हमारा ये जो हार्डवेयर है ना, इनएक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बस ऐसे ही रखे हुए डब्बा है, बिल्कुल डब्बा। कन्वर्सली सॉफ्टवेयर नीड्स हार्डवेयर टू रन, सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे पे डिपेंड है। और कुछ और चीज़ें लिख देना अलग से अगर आपको क्वेश्चन बड़ा बनाना है तो, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मेंशन इट्स टू मेन फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके दो मेन फंक्शन बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करेगा एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो भी एप्लीकेशंस होंगे उनको चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा। वन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरह से रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है, एंड वेयर दी ओएस एलोकेट्स सीपीयू, टाइम, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू वेरियस प्रोसेसेस। अनदर फंक्शन इज प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस सच एज कमांड लाइन और ग्राफिकल इंटरफेस। देखो, कमांड लाइन का होता है, जैसे आप देखो सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, ग्राफिकल जीयूआई इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस through which users can interact with the computer. It also handles file management, security and error detection. Okay guys, next question. Explain the terms RAM and ROM. Everybody knows RAM means random access memory, ROM means read only memory. आप लिखना, और दोबारा बता रहा हूँ भाई, दोबारा बता रहा हूँ कि आपको पॉइंट डाल के लिखना है वहाँ, 1 2 3 4 करके पॉइंट एंड कंक्लूजन भी लिख देना। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन लिख सकती हूँ, तो आप ऐसे लिखना। ओके, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बस भेड़ चाल चले। तो रैम क्या करती है, द मेन वोलेटाइल मेमोरी यूज बाय कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर करेंटली इन यूज। डेटा को स्टोर करने का काम करती है रैम, एंड उसको प्रोग्राम करने का, करंटली जो चल रहे होते हैं उनको प्रोग्राम करने का काम करती है। जैसे प्रेशर आता है ना, उस पर वो सारी चीज़ें पढ़ती है, उसको रीड करती है, वो सॉरी एक्सेस देती है उसको कि किस तरह से काम करना है। तो इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। पावर बंद, रैम खत्म, सो गई एकदम, बोले डायला भाई, रैम हो गया खत्म। रोम, रोम इज नॉन वोलेटाइल, भाई पावर बंद कर दो, बिजली भगा दो, पर ये रहेगी, ये रहेगी बॉडी के अंदर इसकी, कंप्यूटर की। मेमोरी दैट परमानेंटली स्टोर्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, जब बायोस में, जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बायोस होता है, ओपन होता है बायोस, बायोस चेक करता है सारी चीज़ें फटाफट, रोम वोम से इंस्ट्रक्शन लेता है, एमबीआर के पास जाता है और एमबीआर को इंस्ट्रक्शन देता है, वो चेक करता है हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई है क्या, रैम लगी हुई है क्या, इसके अंदर कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, सारी सिस्टम ठीक है, ठीक है। रोम के अंदर डेटा स्टोर है इस चीज़ का, वो जाके सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन मिलती है एमबीआर को, और एमबीआर से स्टार्ट कर देता है, बूट हो जाता है, बूट होने के बाद हमारा कंप्यूटर चल जाता है। फिर रैम ऑन हो जाती है और रैम अपना काम करती है, रोम का फिर काम रोम रोम हो जाता है जी। द परमानेंटली स्टोर्स इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर सच एज द बायोस। देखा, data in RAM can be read and written many times, whereas ROM is generally written once, केवल एक बार पढ़ी जा सकती है, and only read during normal use. Thus, RAM determines system speed while ROM ensures correct booting. Okay, the next question is, what are the input and output device? Give two examples of each. Input and output devices क्या है? Input devices are hardware components used to enter data and instruction into the computer. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड एंड माउस, तो डेटा को ऐसे एंटर करने के लिए, डालने के लिए कंपोनेंट्स यूज के अंदर, तो वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड माउस। आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले और प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग सच एज मॉनिटर, प्रिंटर। सम डिवाइसेस लाइक टच स्क्रीन्स कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। प्रॉपर चॉइसेस ऑफ डिवाइसेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, लाइक स्कैनर्स फॉर डॉक्यूमेंट एंड स्पीकर्स फॉर ऑडियो आउटपुट। मैं धीमा नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा, तेज तेज बोलता रहूँगा, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ सकें वीडियो को। ऐसे या वैसे आप 2x देखने वाले थे, ठीक है। तो ये चीज़ है भैया, छू सकते हो तो आउटपुट है,
सॉरी, कुछ चीज़ें छुई जा सकती है आउटपुट डिवाइसेस में, एंड कुछ चीज़ें जो आउटपुट देती है, जो रिजल्ट्स प्रोसेस करके बाहर हमें प्रोड्यूस करती है, जैसे प्रिंटर हो गया, आवाज़ आती है तो स्पीकर हो गया, मॉनिटर है, स्क्रीन आ गई, है ना। लिख देना। Write a short note on MS Word and its common uses. MS Word is a word processing application, सबको पता है. In the MS Office suite, all used to create, edit and format text documents. लिख देना कि भैया use, edit and format text documents किसी भी तरह का. Examples में लिख देना, PDF हो गया, Word फाइल हो गया, उसके बाद भी ब्राउजर वाली फाइल हो गई, और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, नाम लिख देना 4-5 के. It offers features like spell check, grammar check, mail merge, tables and insertion of images. इमेज को लेना, स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर चेक करना, मेल को मर्ज करना, टेबल बनाना, एप्लीकेशंस बनाना, लेटर्स लिखना, विच हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड रिज्यूम्स. आ गया ना फिर से. यूजर्स कैन चेंज, अब ये इसमें मैरिज बायोडेटा भी लिख सकते हैं आप. यूजर्स कैन चेंज फॉन्ट स्टाइल, पेज लेआउट एंड नंबरिंग टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशंस. पेज का लेआउट चेंज कर सकते हो, ऐसे खड़ा है ऐसे कर सकते हो, कर सकते हैं. फॉर ऑफिस असिस्टेंट्स, नोइंग शॉर्टकट लाइक कॉपी पेस्ट फाइंड रिप्लेस प्रिंटिंग ऑप्शन इज एसेंशियल फॉर efficient documents handling. Example लिख देना, control plus P is equal to use for printing, control plus C, control plus V use for copy and paste. So many things. Next, what is MS Excel? Mention two features that make it useful for office work. Office work के लिए Excel का काम क्या है? तो क्या काम करता है भाई? ये डेटा शीट्स बनाता है, ये डेटा रोज कॉलम्स एंड ये सब चीज़ बना के एक्सेल्स वगैरह बनाता है. लिख दो, spreadsheets program used to organize data in rows and columns and perform calculations using formulas and function. One useful feature is the ability to use built-in functions like sum, average, if to perform complex calculations. Wait a minute, please. I had to drink the water. I have to drink the water. धीमे बोलूँ क्या? धीमे बोलूँ क्या मैं? डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, रो कॉलम में परफॉर्म करता है कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला फंक्शन. कुछ फार्मूला ऐसे है जो इसके अंदर बिल्ट इन है, सम, एवरेज, मल्टीप्लाई, इफ, व्हाट इफ, ऐसे कुछ करके ना. इफ्स भी है, ठीक है. टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस क्विकली. अनदर इज चार्ट क्रिएशन विच अलाउज डेटा टू रिप्रेजेंटेड विजुअली एज बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स और पाई चार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक्सेल ऑल्सो सपोर्ट्स sorting, filtering and conditional formatting, making data analysis easier. ओके, पता है आपको. ब्रीफली एक्सप्लेन एमएस पावर पॉइंट. अब देखो, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल तीनों आ गए. एक्सेस भी पूछ सकता है, मेल वाला जो होता है वो भी, आउटलुक है वो भी पूछ सकता है. तो पावर पॉइंट में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट स्लाइड सोज कंबाइनिंग टेक्स्ट, इमेजेस, audio, video, allows users to design slides with themes, animations, and transitions to make information engaging in offices and schools. It is widely used for seminars, projects, reports, and training programs. Features like speaker, notes, and slides so view help presenters deliver their content confidently. बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके वॉइस में लगा दिया, इमेजेस लगा दी, उसके अंदर स्लाइड्स लगा दी, ट्रांजिशंस लगा दी कि लीजिए आपको मैं अच्छी तरीके से देता हूँ पूरा डेटा, पूरी चार्ट बना दिया, टेक्स्ट ऐड करके उसमें पिक्चर डाल दी बीच के अंदर, ये सारी चीज़ें लिख दो इसमें बस, थीम्स, एनिमेशन वगैरह वगैरह. दिस इज द पावर पॉइंट. डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट इज यूज फॉर द प्रेजेंटेशन. आगे, व्हाट इज मीन बाय डिजिटल सिग्नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? आधार कार्ड पे लिखा आता है, आपके साइन होता है, किस तरह से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उस पर लिखा आता है, डिजिटल सर्टिफिकेट है वो. क्या वो, सॉरी, डिजिटल सिग्नेचर है वो. और क्या है? जैसे आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट के नीचे एक साइन होता है लिखा हुआ, वो भी डिजिटल सिग्नेचर है, छपा हुआ है उस पर ऑलरेडी, है ना, हाथ से नहीं किया हुआ है, वो डिजिटल है, थप्पा लगा हुआ है उस पर. तो इस तरह के और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है. पैन कार्ड है, आपके पैन कार्ड पे ऐसे सिग्नेचर होता है, वो भी डिजिटल सिग्नेचर है. और ये क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर आपको सिक्योरिटीज़ देता है, बहुत सारी चीज़ों के फ्रॉड से बताता है, फ्रॉडुलेंट से बचाता है. और अलग अलग टाइप के डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं जिसमें बारकोड्स भी इंक्लूडेड है आजकल. ऐसे स्कैन करके पता लग जाता है कि किसका सिग्नेचर है. चलो पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द डिजिटल सिग्नेचर? इफ़ आई डोंट नो, यू मस्ट हैव नोन इट. A digital signature is an electronic method of signing documents using क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स. क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स है, उनको यूज़ करके ऐसे करके बनाया जाता है भैया ये, टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी. ऑथेंटिसिटी यानी कि उसकी बिल्कुल वो सही है, वैलिड है. इंटीग्रिटी यानी कि एक ही आदमी का है, एक ही इंसान का है, वहीं से है जहाँ से होना चाहिए. क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ करी जाती है. लो, इसको हाईलाइट किया जाता है अभी, तथास्तु. ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स. ओके, इट इज जनरेटेड यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की, है ना.
सेंडर्स की प्राइवेट की होती है, उसको यूज़ करके बनाया जाता है, वेरीफाइड विद द कोरस्पेंडिंग पब्लिक की। अब एक तो सेंडर की होती है भैया, प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। तो प्राइवेट की को तो कोई भी ऐसे डिकोड नहीं कर सकता, पब्लिक की पे सब होते हैं, जिससे कि सबको पता लग जाता है कि हाँ ये किस तरफ से आया है। तो इन इंडिया डिजिटल सिग्नेचर्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एक आईटी का एक्ट है भैया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आर वाइडली यूज फॉर ई फाइलिंग सॉरी ऑफ रिटर्न्स एंड ऑनलाइन टेंडर्स। टैक्स रिटर्न्स होते हैं ना, टैक्स भरा जाता है, जीएसटी वगैरह फिल करी जाती है, उस तरह से उनमें भी यूज होता है। इट प्रोवाइड्स एश्योरेंस दैट द डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन अल्टर्ड एंड दैट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द क्लेम सेंडर। ऐसा होता है, इसको वेरीफाई करने के लिए एश्योरेंस होता है इस चीज़ में कि डिजिटल सिग्नेचर में हमें पता होता है कि जिसके नाम का डिजिटल सिग्नेचर है ये अल्टर्ड नहीं हुआ होगा, किसी ने छेड़छाड़ नहीं की होगी, और ये एकदम वैलिड एक ऑथेंटिक सिग्नेचर है या ऑथेंटिक बंदे की तरफ से आया है। ठीक है ना। व्हाट इज ई गवर्नेंस मेंशन एनी टू एडवांटेजेस। आपको नहीं पता ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस, अब ई गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि ऑनलाइन जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं वो सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। जैसे आपको अपने खेत के कागज जो आपको जी वो करनी है, आपको रजिस्ट्री करनी है आपको खेत की, तो ऑनलाइन होगी, वो गवर्नमेंट के थ्रू है, तो ई गवर्नेंस में आ गया वो, है ना। और क्या चीज़ है, कुछ लिखा हुआ है क्या इसमें, आइडिया नहीं आ रहा। सर्टिफिकेट्स बनने हैं, टैक्स पेमेंट होनी है, ग्रीवेंस एड्रेस ऑनलाइन होना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से बन जाता है, ये गवर्नमेंट ने इनेबल कर रखा है ये सब चीज़ें। पढ़ते हैं। E-governance refers to the use of information and communication technology by government agencies to deliver services, exchange information and carry out administrative functions। जो administrative functions है, information का आदान प्रदान है, services को प्रदान करना है, वो आपको ऑनलाइन मिल जा रही है, आपको किसी ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे मिल जा रही है। और करा किसने है, कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनको ही कैरी करके ये साइट चल रही है। इट इनेबल्स सिटीजन्स टू एक्सेस सर्विसेज लाइक सर्टिफिकेट्स, टैक्स पेमेंट्स, grievances, redressal online, saving time and reducing corruption। करप्शन भी कम हो रहा है, नहीं हो रहा है करप्शन कम, बढ़ रहा है करप्शन, नहीं होता है काम, 6 6 साल से पड़ी रहती है फाइलें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी बिकॉज रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेसेस बिकम ट्रेसेबल एंड ओपन टू ऑडिट। यस इट इज ट्रेसेबल, बट करेगा कौन ट्रेस? कोई नहीं कर रहा है, नो बडी इज हेयर टू ट्रेस द रिकॉर्ड्स। पैसा फेंक तमाशा देख। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग पेपर वर्क एंड एनेबलिंग फास्टर कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब क्या है ना, एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग पेपर वर्क, इससे हाँ पेपर कम होता है भैया, पेड़ वेड़ कम कटते हैं। एनेबलिंग फास्टर कम्युनिकेशन, जल्दी जल्दी बातें, कम्युनिकेशन मतलब वैसी कम्युनिकेशन नहीं है, जल्दी एप्लीकेशन, जैसे हम टाइप करते हैं एप्लीकेशन लिख देते हैं, उसमें अपना मुद्दा लिख देते हैं, तुरंत पहुंच जाता है उनके पास, लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता। दिस इज द फास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इंडियन आईटी एक्ट इन रेगुलेटिंग साइबर एक्टिविटीज। तो इंडियन एक्ट जो है उसका रोल क्या है साइबर एक्टिविटीज में? इंडियन एक्ट सजा देता होगा बिल्कुल कुछ ना कुछ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000, सन 2000 में, प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर्स। किसी ने मान लो अल्टर कर दिया, आपके रिकॉर्ड्स बदल दिए हैं, आपके डिजिटल सिग्नेचर चेंज कर दिया है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स में गड़बड़ हो गई है, आपने मान लो कुछ चीज़ें खरीदी थी 10,000 की थी, आई नहीं है, पैसे चले गए हैं, तो उस चीज़ के लिए इन इंडिया इट रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एज वैलिड एविडेंस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को एज वैलिड एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं इन कोर्ट्स एंड इनेबल्स गवर्नमेंट यूज ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज। जो ई गवर्नेंस सर्विसेज है उसकी मदद से ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, उनको दिखा के कि ये ई गवर्नेंस की चीज़ें थी, इसका हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो इंडियन एक्ट उसमें काम करता है। फिर द एक्ट ऑल्सो डिफाइंस वेरियस साइबर ऑफेंसेस लाइक हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर फंक्शनिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल ऑनलाइन। आपकी गंदी संदी फोटो डाल दी किसी महिला की, सॉरी फॉर द वर्ड, बट ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है। प्रिस्क्राइबिंग पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट अमेंडमेंट्स हैव स्ट्रेंथन प्रोविजंस रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक, अमेंडमेंट्स बनाए गए हैं कुछ कि इसको डेटा प्रोटेक्शन को, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। ओके, व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन कियोस्क एंड वेयर इज इट यूज्ड। क्या है ये इंफॉर्मेशन कियोस्क और कहाँ ये इस्तेमाल होती है? हमें भी नहीं पता था भैया कुछ साल पहले तक। एन इंफॉर्मेशन कियोस्क इज अ कंप्यूटर बेस्ड टर्मिनल प्लेस्ड इन पब्लिक एरिया। अब ये जो कियोस्क है ना, ये पब्लिक बेस्ड टर्मिनल प्लेस्ड, ठीक है ना, टर्मिनल प्लेस्ड होता है जो रखा जाता है पब्लिक एरियाज में।
दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और सर्विसेज थ्रू अ टच स्क्रीन। जैसे देखा ना, आपको पेट्रोल पंप के पास में लगा रहेगा, उस पर बड़ी बड़ी स्क्रीन पे चलता रहेगा, दाम इतने बढ़ेंगे इतने घटेंगे, फलाना ढिमकाना, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ना, और इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, हर चीज़ की सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। सच कियोस्क का यूज़ इन रेलवे स्टेशन दिया हुआ ना, रेलवे स्टेशन में यूज़ होते हैं। सहात्रा स्टेशन, अगला मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स आ गया है, जैसे टाणा 3 बजे जाने वाली फ्लाइट अब 5 बजे जाएगी, डिले हो गई है। बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू गिव डिटेल्स लाइक शेड्यूल्स, टिकट्स, बुकिंग फॉर्म्स एंड स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, दीज आर द इंफॉर्मेशन कियोस्क। They operate with simple menus so that even users with low computer literacy can access services. Kiosk help reduce queues at counters and allow 24/7 self services। जो कम पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर नहीं आता चलाना, उनके लिए भी इजी एकदम फॉर्मेट बनाया जाता है जिससे कि कोई भी उसे एक्सेस कर सके, वो पता लग जाए कि क्या चीज़ें कब होंगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होता है, सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम दैट मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ बेस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके लिए बेस सॉफ्टवेयर, उसके लिए जो बेस है ना वो मौजूद कराता है कौन? सिस्टम का सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बन के आया, विंडो डली, विंडो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अलग से तुम एप्लीकेशंस डालोगे तो उसके लिए बेस तो विंडो बनेगा ना, सच एज थिंग्स है ना, सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर्स टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, MS ऑफिस पूरा मान लो, स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस, ब्राउजिंग और अकाउंटिंग। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स कैन नॉट रन। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उनके बिना जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भैया नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते जब वो होगा ही नहीं। वाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर अलोन हैज लिमिटेड डायरेक्ट यूज फॉर एंड यूजर्स। लिमिटेड होता है, विंडो डाल लो, क्या कर लोगे उसमें तुम? विंडो में क्या कर लोगे बिना एप्लीकेशंस के? यू कैन डू एनीथिंग। टुगेदर दे एनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। आप गेम खेल सकते हो अगर आपने एप्लीकेशन डाल दिया, गाने सुन सकते हो, बहुत सारी चीजें देख सकते हो। व्हाट इज मीन बाय द फाइल सिस्टम इन कंप्यूटर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइल सिस्टम इज द मेथड एंड डेटा स्ट्रक्चर दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू। वेट अ मिनट, अभी कुछ क्वेश्चन है जो मैं भी छोड़ दूंगा, वो आप करना, ठीक है? एक मिनट, आई हैव टू चेक समथिंग। ओ इट्स बीन 46 मिनट, आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूसली। ओके, दैट्स इट। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो ऐसे PDF में दूंगा, आप उनको देख लेना। ये आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 20-25 ही कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। दिखाता हूँ आपको कितने क्वेश्चंस हैं। यू वांना सी? ओके, लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर लेफ्ट। So it's been 24. Okay, it's almost 24 and there are like 50 questions है ना। एक और करा लेते हैं इसके अलावा, एंड देन ये आपको PDF में दे दूंगा, आपको देख लेना, ठीक है? मेहनत से बनाई है, देख लेना, ठीक है? चलो, व्हाट इज द मीन्ड बाय फाइल सिस्टम इन कंप्यूटर्स? फाइल सिस्टम क्या होती है कंप्यूटर के अंदर? अ फाइल सिस्टम इज द मेथड एंड डेटा स्ट्रक्चर दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर्स फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। तो फाइल सिस्टम ये है, एक मेथड है और डेटा स्ट्रक्चर क्या है, दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू ऑर्गेनाइज, है ना? फाइल सिस्टम एक क्या है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू, मेथड एक तरह का, डेटा स्ट्रक्चर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है और स्टोर करता है फाइल्स को ऑन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क। फाइल सिस्टम कहाँ पे सेव करेगा डेटा को? हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव्स में, ठीक है ना? CD-ROMs तो नहीं हो सकती, CDs में। इट डिफाइंस हाउ फाइल्स आर नेम्ड, स्टोर्ड इन फोल्डर्स एंड एक्सेस्ड। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फाइल सिस्टम सच एज फैट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम भी होते हैं, जैसे फैट हो गया, NTFS हो गया, और ext4 हो गया। ईच विद इट्स ऑन फीचर लाइक सिक्योरिटी परमिशंस and maximum file size. A well designed file system ensures efficient retrieval of data and protection against corruption। ठीक, मीनिंग्स कि इसको रख लेता है, जैसे फाइल्स में, हार्ड डिस्क में हम इसको डेटा को सेव कर लेते हैं। डिफाइंस हाउ फाइल्स आर नेम, कैसे नाम रखा जाएगा, कैसे फोल्डर को स्टोर किया जाएगा, कैसे फोल्डर में स्टोर किया जाएगा और एक्सेस किया जाएगा। और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से फाइल सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। जैसे फैट हो गया, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फैट का एक्रोनिम है एक तरह का। NTFS भी एक एक्रोनिम है।
बोलते तो इसको न्यू ट्रांसफर फाइल सिस्टम, इस तरह से कुछ है ना। एंड इसका भी ऐसे ही कुछ है। और एग्जिट फॉर ईच विद इट्स ऑन फीचर लाइक सिक्योरिटी। अब इनके अपने अपने खुद के फीचर्स होते हैं, सिक्योरिटी परमिशंस होती है किसी में, मैक्सिमम फाइल साइज कितना हो सकता है, वेल डिजाइन फाइल सिस्टम इंश्योर्स एफिशिएंट। अब जो अच्छे तरीके से डिज़ाइन होगी फाइल, वो क्या होगा कि इंश्योर करेगा कि एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ डेटा एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट करप्शन। जो करप्शन है ना, करप्शन होता है बहुत तरह का, अलग अलग, विंडो करप्शन हो गया एक तरह का, समझ रहे हो, ये वैसा वाला करप्शन नहीं है। करप्शन से इसको डेटा को कैसे निकाला जा सकता है, एनटीएफएस में कैसे, फैट में कैसे, एग्जिट फॉर में कैसे। ठीक। नेक्स्ट, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनेट एंड एनी टू कॉमन सर्विसेज इट प्रोवाइड्स। कोई भी दो कॉमन सर्विस दे दो और इंटरनेट के बारे में बता दो। आपको क्या करना है, फिर से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको हेडिंग डालना है, ठीक है ना। हेडिंग क्या डालना है, आंसर लिखेंगे आप, एंड यहाँ लिखेंगे आप डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट, ब्लैक हेडिंग करके डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट, ठीक। और यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लिख देना, द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक, ग्लोबल नेटवर्क है भाई, ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, यानी कि पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा फिर लिखते लिखते। आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर से आपस में जुड़े हुए हैं, दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बने हुए पूरी दुनिया के लिए, उन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। वन कॉमन सर्विस इज द वर्ल्ड वाइड वेब। अब सबके लिए बनी है, टिम बर्नर ली ने बनाया था, कब बनाया था बताइए, इसकी डेट बताइएगा मुझे। 90s में बना। विच अलाउज यूजर्स टू एक्सेस वेब पेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया। ये कौन करता है, वर्ल्ड वाइड वेब करता है। विच अलाउज यूजर टू एक्सेस वेब पेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया थ्रू ब्राउजर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सर्विसेज, ईमेल। अब नेक्स्ट एक ब्राउजर की इंपॉर्टेंट सर्विस है ईमेल, विच इनेबल्स फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अदर सर्विसेज इंक्लूड ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, ओमेगल लिख देना, एंड क्लाउड स्टोरेज। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बशर्ते आपको डेटा के बारे में जानकारी हो कि इंटरनेट से क्या क्या चीज़ें चल रही है। गेमिंग वगैरह भी, आप ऑनलाइन गेमिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, करंट मुद्दा, करंट इवेंट्स, न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं, तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। देखो गाइस, 25 क्वेश्चन हो गया, 25 बाकी है, 25 की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल दो ये 30 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन जो थे इसमें कंप्यूटर के हैं, बाकी बचे कुछ जो और क्वेश्चन है 20 और 10 10 10 30, 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 25 इसमें जीएस के है, तो बचे हुए जीएस के क्वेश्चन है वो आप देख लेना। व्हाट प्रिकॉशंस शुड अ यूजर टेक व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट टू इंश्योर सिक्योरिटी। क्वेश्चन पूरा करने से पहले बता दूं मैं आपको कि मैं आपको इसमें ड्राफ्टिंग लेटर्स वगैरह के क्वेश्चंस भी दूंगा, कल मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा लाके, आप देख लेना। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं ज़रूर करूँगा, और अगर आपको बाइलिंगुअल चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं आपको लाके दे सकता हूँ, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो अब आप देख लेना इसको, पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, गो थ्रू कर लेना, समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी के लिए नमस्ते, जय हिंद, सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू डूइंग, हैव अ गुड डे। और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, आप अच्छे से तैयारी कीजिए इसकी, ठीक है दोस्तों। दैट्स इट, इट्स अ टाइम टू डिस्को। जय हिंद।